हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व अच्छे होंगे। आज हम भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित समानता के अधिकार, जो आर्टिकल 19 से 22 तक लिखित हैं, उसमें अनुच्छेद 21 को पढ़ेंगे। अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का सबसे विवादित अनुच्छेद रहा है, जो व्यक्तियों को जीवन, दैहिक समानता और व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो आज हम भारतीय संविधान के क्षमता के अधिकार में अनुच्छेद 21 को पढ़ेंगे। देख चलिए। तो आज हम पढ़ेंगे क्षमता का अधिकार, स्वतंत्रता का के अधिकार, अधिकार। इसके अंतर्गत आज हम अनुच्छेद 21 को पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जो इमरजेंसी के वक्त भी समाप्त नहीं किया जा सकता है, इसकी इतनी महत्ता क्यों है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मेरे हिसाब से अनुच्छेद 21 को भारत के हर नागरिक, हर व्यक्ति, हर युवा व हर माता पिता को जानने की आवश्यकता है। तो आप इसे सपरिवार देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, अनुच्छेद 21 हम व्यक्ति को दो अधिकार देता है। पहला, जीवन की समानता, जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार यानी कि राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, जीने की क्षमता। दूसरा, ये हमें दैहिक समानता, दैहिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ये इसका छोटा अर्थ है। इसे हम व्यक्तिगत समानता मान के चलेंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल फ्रीडम, फ्रीडम। देखिए, जीवन के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या बातें आती हैं। तो जीवन के अधिकार का अगर हम छोटा समझें तो हमारे जीने का अधिकार, यानी कि कोई भी राज्य, कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन के अधिकार को नहीं छीन सकता है। जिसके अंतर्गत आता है कि व्यक्ति के शरीर व अंगों की सुरक्षा, अंगों की सुरक्षा। इसी के अंतर्गत व्यक्ति व्यक्ति को प्रताड़ना से सुरक्षा, व्यक्ति को प्रताड़ना से सुरक्षा। नंबर 3, व्यक्ति को प्रताड़ना से सुरक्षा, फिर इसी के साथ उसमें दी गई है व्यक्ति को बलात्कार, वह बलात्कार, व्यक्ति को बलात्कार व बलात्कार की सुरक्षा, बलात्कार की सुरक्षा, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। तथा इसमें दैहिक समानता के अंतर्गत व्यक्ति को, व्यक्ति को हिरासत या गिरफ्तारी से स्वतंत्रता, गिरफ्तारी से स्वतंत्रता। इसी के अंतर्गत आता है किसी व्यक्ति के, किसी व्यक्ति के निजी अधिकार, जैसे
कपड़े पहनना, वैवाहिक संबंध, वैवाहिक संबंध, यौन इच्छाएं, यौन इच्छाओं के यौन इच्छाओं के चयन की स्वतंत्रता, चयन की, तथा जीवन साथी, जीवन साथी चयन की स्वतंत्रता, चयन की स्वतंत्रता आदि आते हैं। तो ये जीवन के अधिकार और देश स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि जीवन के अधिकार हैं उसको और कैसे पढ़ा जा सकता है। तो जीवन के अधिकार का अगर हम छोटा अर्थ समझे तो इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को जीने का अधिकार, जीने का अधिकार, जीने का अधिकार, किसी भी व्यक्ति को उसके दैहिक और अंगों से सुरक्षा प्रदान की गई है कि कोई भी मनमाने तरीके से व्यक्ति के जीवन के अधिकार, जीने के अधिकार को न छीन सके। ये जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। जीवन के अधिकार के अंतर्गत, तो जीवन के अधिकार के अंतर्गत और क्या क्या आता है? तो जीवन के अधिकार के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने जीने के अधिकार को संरक्षित कर सकता है। इसी में पढ़ेंगे कि कोई राज्य या कोई व्यक्ति इन अधिकारों से वंचित कैसे किया जा सकता है। वंचित कैसे, वंचित कैसे? तो हो सकता है कि राज्य आपको मृत्युदंड दे दे, मृत्यु का अधिकार, आपके जीवन के अधिकार को छीनने की कोशिश कर सकता है मृत्युदंड के द्वारा। तो इसे छीनने कैसे जा सकता है? जैसे मृत्यु द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है, मृत्युदंड दिया जा सकता है आपको। तो ऐसे कोई व्यक्ति, कोई राज्य इस जीवन के अधिकारों को वंचित कर सकता है, जैसे मृत्युदंड दे सकता है। लेकिन मृत्युदंड मनमानी नहीं होनी चाहिए, यानी कि मृत्युदंड के जो देने की प्रक्रिया है वो उचित होनी चाहिए। ये जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कि राज्य विधि के उल्लंघन पर, विधि के उल्लंघन पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से इन अधिकारों को पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, प्रतिबंध लगा सकती है। तो देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि इन अधिकारों को छीनने की जो प्रक्रिया है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होनी चाहिए कि संसद द्वारा या किसी राजा द्वारा जो विधि जिसके द्वारा आपके अधिकार छीने जा रहे हैं वो मनमानी है। यानी कि अगर प्रक्रिया विधि का उल्लंघन या आप कोई भी दंड दिया जाता है तो वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा होना चाहिए। यानी इस विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत जो न्यायपालिका है वो न्यायपालिका भी इसके अंतर्गत दखलंदाजी नहीं कर सकती, वो भी इसके अंदर इस प्रक्रिया का रिव्यू नहीं कर सकती, क्योंकि जो प्रक्रिया है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होनी चाहिए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा इन अधिकारों को छीन लिया जाएगा। तो ये तो वैसा ही हो गया जैसे ब्रिटिश काल में था। यानी ब्रिटिश काल भी उस समय में किसी को भी अपनी मर्जी से विधि बना करके उनके अधिकारों को छीन सकती थी, उनके किसी को बंदी बना सकती थी। तो फिर आप ये कहेंगे कि ऐसा क्यों है हमारे संविधान में कि पहले तो कुछ अधिकार दिए जाते हैं फिर राज्य उन अधिकारों को छीन लेता है। तो देखिए, ऐसा इसलिए है कि हम सभी के अधिकार बचे रह सके। यानी कोई ऐसा गैर अपराध जो आपराधिक तत्व पैदा हो जो हम सबको नुकसान पहुंचाए, उससे राज्य हमें बचा सके। इन विधियों की स्थापित प्रक्रिया द्वारा राज्य हमें उनसे बचा सके। तो अब हम पढ़ेंगे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बारे में और विधि की उचित प्रक्रिया के बारे में। तो देखिए, दो प्रक्रिया का जिक्र है।
दो प्रक्रियाएं हैं। एक है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, वहीं दूसरी है जिसे कहते हैं प्रोसीड्यूर। प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश बाय लॉ। ये है विधि की उचित प्रक्रिया। उचित प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि की प्रक्रिया। ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये ब्रिटिश विचार है, ब्रिटिश विचार है, जबकि ये यूएसए अमेरिका का विचार है, अमेरिका का विचार है। देखिए ब्रिटिश में संसद की सुपरमेसी है, यानी कि पार्लियामेंट की सुपरमेसी है। संसद इतनी शक्तिशाली है कि वो विधि की स्थापित प्रक्रिया द्वारा लोगों के अधिकारों को भी छीन सकती है, कुछ भी कर सकती है। एक प्रसिद्ध कथन है, ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार वो सब कुछ कर सकती है केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा। वो सब अधिकार ब्रिटिश संसद को है, जो वो करना चाहे वो कर सकती है। उसी के तर्ज पर भारत ने ब्रिटिश से विचार को लिया गया था। और वहीं विधि की उचित प्रक्रिया, यानी विधि की उचित प्रक्रिया का मतलब है कि किसी भी कानून को लागू करने में, कोई विधि बनाने में, किसी का अधिकारों को छीनने में, यानी जो प्रक्रिया होगी वो उचित होगी, मनमानी प्रक्रिया नहीं हो सकती। और उस उचित प्रक्रिया का जो जांच है वो न्यायपालिका करेगी, यानी न्यायपालिका इसकी जांच करेगी। न्यायपालिका जांच, न्यायपालिका जांच क्या करेगी? प्रक्रिया चेक कर सकती है कि प्रक्रिया मनमानी तो नहीं है, प्लस में इसकी प्रक्रिया की अंतर्वस्तु को चेक कर सकते हैं, यानी प्रोसेस और सब्सटेंस दोनों को चेक कर सकती है। तो इसमें न्यायपालिका जांच कर सकती है। इसी के अंतर्गत एक विवादित मुद्दा आता है कि जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी रिव्यू, यानी न्यायपालिका की पुनरावलोकन की शक्ति, जो अमेरिका के संविधान से ली गई, जो अमेरिका से विचार से ली गई है, जिसके अंतर्गत न्यायपालिका बनाई गई विधि की प्रक्रिया और अंतर्वस्तु को जांच सकती है कि वो उचित है या नहीं, या मनमानी है या नहीं। मनमानी तो नहीं, कहीं मनमानी तो नहीं है। ये विधि द्वारा प्रक्रिया हुई, विधि की उचित प्रक्रिया हुई। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे, अब मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूं, यानी कि जब भारत आजाद हुआ था, आजाद 15 अगस्त 1947, तो उस समय से अब तक, मतलब उस समय बहुत ज्यादा सांप्रदायिक दंगे, क्षेत्रीयवाद था। हिंदी जो भाषा के आधार पर राज्यों को बांटा गया था, उससे उसके आधार पर दंगे। तो इन सब ने इस बात को प्रेरित किया कि एक नजरबंदी नियम बनाया जाए, जो था निवारक नजरबंदी अधिनियम, जिसको 1950 में बनाया गया। और पटेल जी उसमें प्रधानमंत्री थे, उन्होंने निवारक नजरबंदी अधिनियम को लाया गया, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। तो अब हम डिटेंशन के बारे में पढ़ेंगे कि ये डिटेंशन है क्या। देखिए, डिटेंशन यानी कि नजरबंद या गिरफ्तार, नजरबंद, गिरफ्तार या निरोध, जिसको इंग्लिश में डिटेंशन कहा जाता है। गिरफ्तार, अरेस्ट। देखिए, अरेस्ट और डिटेंशन वैसे तो एक ही शब्द है,
लेकिन अरेस्ट को हम लीगल पर्सपेक्टिव में देखते हैं, और डिटेंशन को लीगल और इलीगल दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए, निरोध या नजरबंद दो प्रकार का होता है। एक होता है दंडात्मक, जिसको पुनिटेटिव बोलते हैं, पुनिटेटिव। एक है निवारक, नजरबंद, यानी कि प्रिवेंटिव। देखिए, दोनों में अंतर देखिए। जो दंडात्मक नजरबंद है, उसके अंतर्गत हम आरोपी व्यक्ति को दंडित करते हैं, यानी कि जिस व्यक्ति ने कोई आरोप किया है, अपराध किया है, उसको हम इस गिरफ्तार करते हैं, नजरबंद करते हैं, और उसको हम दंड देते हैं। जबकि जो निवारक नजरबंद है, ये बड़ा खतरनाक कानून है। ये ब्रिटिश ने भारत में बहुत काफी प्रयोग किया इसका, ताकि जो हमारे राष्ट्रवादी नेता थे उनको वो कुछ ऐसे कार्य न करें जिससे भारत की स्वतंत्रता को प्रोत्साहन मिले। तो उनसे बचाने के लिए उन्होंने हमारे राष्ट्रवादी नेताओं को अनेक बार बिना कोई कानून के जेल में बंद कर दिया गया, कई सालों तक गिरफ्तार कर लिया गया। उसी प्रकार का ये कानून है निवारक नजरबंदी। इसके अंतर्गत भविष्य के शक के आधार पर कि भविष्य में कोई व्यक्ति देश के लिए खतरा पैदा कर सकता है, केवल शक के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसे निवारक डिटेंशन कहते हैं, यानी कि निवारक नजरबंद। केवल भविष्य में शक के आधार पर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जा सकता है। तो ये निवारक और दंडात्मक है, डिटेंशन है। देखिए, अब हम जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार था, उसके अंदर देखेंगे कि और क्या क्या अधिकार है जो अभी सभी को जानने की आवश्यकता है। देखिए, जो निवारक नजरबंद था, या फिर जो हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, देखिए समझिए, क्या भारत में महिलाओं को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, या भारत में केवल महिलाओं को अधिकार लिखित में दिया गया है, वास्तव में नहीं मिल पाया है? क्योंकि देखिए, जब कोई महिला शादी से पहले अपने परिवार के पुरुषों द्वारा, जो पुरुष भाई, पिता, किसी के रूप में हो सकता है, उसके नियंत्रण में रहती है, क्या करना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, पूरा उसके नियंत्रण में रहता है। शादी के बाद वो पति के नियंत्रण में चली जाती है, यानी पति उसे सब नियंत्रित करता है, उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ किससे बातें करनी है, क्या पहनना है। तो क्या भारत में महिलाओं को व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिल पाती है? मेरे हिसाब से तो नहीं मिल पाती। ये जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, केवल पुरुषों को दी गई है। महिलाओं को अभी तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं मिल पाई है। देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में मैंने बताया था कि आपको निजी स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने पसंद के कपड़े, वैवाहिक संबंध, यौन इच्छाओं का चयन, तो जीवन साथी चुनने का अधिकार है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को ये सभी अधिकार दिए गए हैं, हर व्यक्ति को अधिकार दिए गए हैं। जो आर्टिकल 21 है, वो किसी भी व्यक्ति को दिया गया, चाहे वो भारतीय हो, चाहे पाकिस्तानी हो, या किसी भी देश का हो, ये अधिकार सबको दिए गए हैं। तो इसी के अंतर्गत अगर मान लीजिए नजरबंद में, नजरबंद का सिंपल मतलब है किसी को गिरफ्तार कर लेना, बंदी बना देना। यदि मैं अगर आपको समझाना चाहूं उदाहरण के तौर पे, यदि किसी बच्चे को अगर किसी परिवार द्वारा बंदी बना लिया जाता है, यदि परिवार को पता लगता है कि उनका लड़का या लड़की किसी से बातें कर रहे हैं या किसी से रिश्ता रख रहे हैं, तो वो उसको नजरबंद कर देते हैं, बंदी बनाते हैं। उसकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसको प्रतिबंधित कर देते हैं, उसका आना जाना बंद कर देते हैं, किसी बातें करना बंद कर देते हैं, जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। तो इसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहता है,
किसी व्यक्ति से अपने जीवन साथी को चुनना चाहता है, किसी से बातें करना चाहता है, तो वो किसी से शादी करना चाहता है अपनी मर्जी से, तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 32 के आधार पर, संवैधानिक उपचारों के आधार पर। तो इसमें वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में ये कह सकता है कि मेरी होने वाली वाइफ या मेरे होने वाले हस्बैंड को नजरबंद कर लिया गया है, तो उसके तहत सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं और अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 21 में दैहिक व जीवन के अधिकार दिए गए हैं, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी शामिल है। धन्यवाद। और यह विषय काफी विवादित विषय है, इसको हम कल काफी गहराई से समझेंगे, जिसके अंतर्गत AK गोपालनवाद, मानेका गांधीवाद, जो बड़े लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट के द्वारा काफी लैंडमार्क विवादित विषय हैं, तो इन्हें हम कल समझेंगे। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।